नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इकोसेंस, साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी, हमारे इस पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत। आई वेलकम यू ऑल। आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्पेशलिटी क्या है आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ एक पूरी एक्सपर्ट स्पीकर, एक हमारे गेस्ट हैं, जो कि शी इज़ द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ साइंस सिटी पंजाब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पंजाब, एंड नंबर ऑफ फीदर्स इन आवर कैंप। और मेरे साथ हैं डॉक्टर नीलिमा जैरत। आई वेलकम यू मैम। हमारे इस इको साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमने ये पॉडकास्ट इस पर्पस से शुरू किया कि इको सेंस के बारे में लोग जागरूक हों। जो इंसान की 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके साथ इको सेंस भी जुड़े। इको सेंस, साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी, साइंस की मदद से इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को समझना, सोसाइटी उसे अडॉप्ट करे, उसमें ऐसा काम करे सो दैट वी कैन हैव ए बेटर एनवायरनमेंट फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। आपका इसके बारे में, लेट्स स्टार्ट विद इको सेंस। क्या, व्हाट इज योर थॉट्स? सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। और हमारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप मुझे मौका दे रहे हैं यहाँ बातचीत करने का। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सर, ये जो आपका आइडिया है इस पॉडकास्ट का, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और ये आज की बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी अब सब लोगों को, खासकर यूथ को, पर्यावरण के साथ जोड़ें और उनकी जो संचेतना है उसमें इको सेंस भी जुड़े उसमें, और वो उसके अकॉर्डिंगली उनके बिहेवियर में चेंजेस आएँ। तो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैम, हमने इससे पहले एपिसोड्स में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, इन सब के बारे में ये प्रोग्राम दिया है। अगर इन सब को मिलाकर देखें तो बायोस्फीयर, वी आर लिविंग दिस बायोस्फीयर, हम बायोस्फीयर में जी रहे हैं। लेकिन हमारे बायोस्फीयर को, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, आजकल थोड़ा थ्रेट लग रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। व्हाट इज योर ओपिनियन कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या समथिंग रॉन्ग इज देयर फॉर, इसका कोई बैलेंस तो नहीं खराब हो रहा हमारा? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पर्यावरण को, हमारे बायोस्फीयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को एक बहुत बड़ा थ्रेट इस समय है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो हमारी ज़मीन, हमारी हवा और हमारा पानी, ये सब एक इंटरकनेक्टेड साइकिल की तरह हैं और जिसमें हमारा जीवन इसी इंटरकनेक्टेड साइकिल का एक पार्ट है। और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन सब को पर प्रभाव डालती हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम जियोस्फीयर की बात करें सर, तो जो शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है और जो जंगलों की कटाई हो रही है, और इसके अलावा सर जो प्रदूषण इतना सब तरफ फैल रहा है, उससे हमारे जियोस्फीयर पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर में जो पानी है उसकी हम बचत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी होती जा रही है। और इनफैक्ट पानी अगर हम देखें दुनिया में तो इस पृथ्वी पे पानी प्रचुर मात्रा में है, पर कितना पानी हम उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, वही एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो आपने अपने एक पहले एपिसोड में इसके बारे में बात भी की थी। तो और इसके अलावा सर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। ये सारे मिलके हमारे जियोस्फीयर पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं और वो दुष्प्रभाव हमारी अपनी लाइफ पे ट्रांसलेट हो रहा है। मैम, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया था अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहने को तो ये सभी तरक्की कर रहे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन साइड बाय साइड या इसी के साथ में अर्बन एरियाज में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। आपका व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट?
सर आपने बिल्कुल सही कहा। अर्बन एरियाज़ में सबसे बड़ी समस्या है, हमारे अर्बन एरियाज़ बड़े होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती जा रही है, और जब पॉपुलेशन डेंसिटी होती है तो उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होने लग जाती है। तो सबसे पहले तो जो अर्बन एरियाज़ हैं उन्हें अब हम रोक तो नहीं सकते, पर हमें उनकी बेटर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को देखना। दूसरा सर, अर्बन एरियाज़ में हीट आइलैंड बन जाते हैं। जैसे कि हम जब अर्बनाइजेशन होती है तो ज़्यादातर अर्बनाइजेशन के टाइम जो हरियावल है वो कम हो जाती है। हालांकि आजकल इसके लिए काफ़ी जागरूकता आ गई है, और अगर हम देखें जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की अर्बन पॉलिसी है उसमें भी हर थोड़े थोड़े एरिया के बाद ग्रीन एरियाज़ या बाग या पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं, पर शायद अभी भी जितनी ज़रूरत है उसकी डेंसिटी उससे कम है। दूसरा, अर्बन एरियाज़ में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सब क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है तो एसी इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर जो हैं सारे कंक्रीट के बने हुए हैं। जो पुराने घर होते थे वो उसमें मिट्टी की चिनाई होती थी, वो घर ठंडे रहते थे। दूसरा, घर की छत बड़ी ऊंची होती थी, घरों में रोशनदान होते थे। आजकल वो चीज़ तकरीबन बड़े शहरों से तो ख़त्म ही हो गई है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम एसी ज़्यादा चलाते हैं, और एसी अंदर से तो घर को ठंडा करता है पर वो सारी हीट जो है बाहर जाती है और एक्यूमुलेट होती जाती है। कंक्रीट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर देता है, इसलिए हीट आइलैंड इफ़ेक्ट इसे कहते हैं, वो हीट आइलैंड इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की समस्या। जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है तो उस एरिया में जो वाटर का रिसोर्स पहले इनफ था वो बढ़ी हुई पॉपुलेशन के लिए कम होने लग जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक और जो बहुत बड़ी समस्या अर्बनाइजेशन की है, वेस्ट मैनेजमेंट। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो कूड़ा कचरा भी ज़्यादा बनता है, पर हम लोग उसको प्रॉपरली उसको संभाल नहीं पा रहे। हम उसकी वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं करते, उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आजकल आ रही हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2-3 एपिसोड्स पहले हमने एक मियावाकी प्लांटेशन जो जैपनीज टेक्निक है उसके बारे में बात करी थी। अगर अर्बन एरियाज में अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने हैं तो वी शुड अडॉप्ट दैट मियावाकी प्लांटेशन। थैंक यू मैम, आई गॉट ए वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ आप एक पॉइंट टच नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है प्लास्टिक। नॉट ओनली प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, खाली पानी की बोतलें, जब गाड़ी में से शीशा निकाल कर पानी की बोतल पी और बाहर फेंक देते हैं। और ये ज़्यादा अब तो माइक्रो प्लास्टिक्स भी वर्ड आ गया है, बट वो तो ज़्यादा लोगों के मन में का हुआ क्रिएट हो गया कि प्लास्टिक तो हमें ले बैठेगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? जी सर, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है प्लास्टिक्स का। प्लास्टिक एक दोधारी तलवार की तरह है। ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पे प्लास्टिक ने इंसान की मदद भी की है, और तभी प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल में आने लगा। पर जिस वक्त प्लास्टिक हमारे रोज़ की ज़िंदगी में आ गया, वहाँ पे जाके हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, और प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो हम मेंटेन नहीं कर पाए। और इनफैक्ट कई बार खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए हम जो प्लास्टिक के डब्बे बनाते हैं या घर में जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स का आपने इशू रेस किया, उसकी वजह से भी है। माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे पानी में आ गए हैं और जो एक्वेटिक लाइफ को तो ख़राब कर ही रहे हैं, पीने के पानी के थ्रू अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ तो वो हमारे पीने के पानी में भी आ गए हैं। और इनफैक्ट इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि इस वक्त तो ह्यूमन ब्लड में, मदर्स मिल्क में और बेबीज़ के ब्रेन में भी माइक्रोप्लास्टिक रिपोर्ट किया गया है।
इसकी वजह से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें, और उनकी मानसिक क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए माइक्रोप्लास्टिक्स से बचना बहुत ज़रूरी है, और कुछ बहुत सिंपल से उपाय हैं जिनसे कि हम उससे बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घरों में माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, हम घरों में प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि चाहे वो फूड ग्रेड प्लास्टिक हो जिसमें हम खाना गर्म करें, वो कभी भी हम प्लास्टिक में ना करें, उसको या कांच में करें, या जो हमारा ट्रेडिशनल था पीतल या स्टील के बर्तन जो हम गैस पे करते थे या चूल्हे पे करते थे, या मिट्टी के बर्तन जिन्हें हम चूल्हे पे इस्तेमाल करते थे, वैसे खाना गर्म किया जाए। जहाँ तक पानी की बात है, हमारे पानी में मैं कह रही थी कि माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम पानी को उबाल के छान के पिएं, क्योंकि पानी में नेचुरली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और वो जब हम गर्म करते हैं वो प्लास्टिक्स उसके साथ जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, एंड देन दे बिकम फिल्ट्रेबल, उनकी फिल्ट्रेशन आसान हो जाती है। तो पानी को उबाल के फिल्टर करके पिया जाए, उसको चाहे हम फिर ठंडा करके पिएं, बजाय कि डायरेक्ट टैप वाटर पीने के। प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स वो पानी की बोतलों से जो हम आजकल बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं उससे भी आते हैं। वो फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है, पर जब तक तो वो सही टेम्परेचर पे रखा हुआ है तब तक तो कोई विशेष समस्या नहीं होती। पर आम तौर पे हम जब कहीं जाते हैं, हम अपनी गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल में पानी लेके जाते हैं। कन्वीनियंस है उसमें कि वो गिरेगी तो टूटेगी नहीं और पानी बिखरेगा नहीं एंड ऑल दैट, पर जब वो कहीं ऐसी पड़े रहता है जहाँ पे गर्मी हो तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे पानी में आ जाते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जिसे हम अक्सर नहीं सोच पाते वो है जो आजकल हम लोग डिप वाली चाय यूज़ करते हैं, जो डिप टी बैग जो यूज़ करते हैं। टी बैग देखने में लगता है कि शायद उसमें प्लास्टिक नहीं है, पर उसमें प्लास्टिक के छोटे पतले फाइबर होते हैं, और जब वो प्लास्टिक जब हम उसे गर्म पानी में डालते हैं टी बैग को, तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स पानी में जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ पे पॉसिबल हो हम उसको अवॉइड कर जाएं। आजकल जो नए टी बैग्स आ रहे हैं वो बिना प्लास्टिक वाले आ रहे हैं, पर उसमें आप उसमें आप चाय की पत्ती को ब्रू करते हैं। आप चाय की पत्ती पेपर बैग में होती है, उसे आप ब्रू करके पुनते हैं, तो पुनने वाला अगर आप काम कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। थैंक यू मैम। देखो, बात बायोस्फीयर की चल रही थी, इसी में कितने थ्रेट्स हम डिस्कस करने के लिए हमारे एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है। दोस्तों, बात हुई म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, बात हुई प्लास्टिक्स की, बात हुई माइक्रो प्लास्टिक्स की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने मियावाकी पहले टच किया था। अब आने वाले एपिसोड्स में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन, लेगेसी वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और माइक्रो प्लास्टिक्स की बात हम डिफरेंट और फुल फ्लेज्ड एपिसोड्स में करेंगे। लेकिन मैम, आप देखो, जितनी हम बात ज्यों चल रही है, मेरे को ये लग रहा है कि ये थ्रेट बड़ा हो रहा है या लोगों के मन में हुआ हो गया है। जैसे हमारा प्रोग्राम का नाम हमने रखा इको सेंस जी, एक इको एंग्जाइटी वर्ड है जी। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इको एंग्जाइटी? ये बढ़ रही है जी, बच्चों में भी, खासकर यूथ में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, आपने बिल्कुल सही इको एंग्जाइटी की बात करी। वाकई इको एंग्जाइटी का एक्चुअली मतलब है कि एज एन इंडिविजुअल हमारी जो अवेयरनेस है अपने एनवायरनमेंट के बारे में बढ़ी है, बट एज एन इंडिविजुअल हमें ये लगने लग पड़ा है कि इतनी सारी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं तो एक अकेला क्या कर सके। उसी चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है कि अगर हम सब मिल के एक्शन लें तो
एनवायरनमेंट की इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। और बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं जो किए जा सकते हैं। और मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी आपको, हमारा जो ये एपिसोड है और आपका जो ये पॉडकास्ट है इको सेंस पर, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मैसेज सब तक जा सकेगा कि एक अकेला भी सबके साथ मिलके बहुत कुछ कर सकता है अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों का आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कई बार पॉजिटिव चीज़ें भी वो देखते हैं, पर कई बार कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखती हैं, और वो नेगेटिव चीज़ें वो फियर पैदा करती हैं, a sense of helplessness of not being able to contribute something. So उस हेल्पलेसनेस को रिमूव करने में भी मुझे लगता है कि इस तरह के पॉडकास्ट बहुत कामयाब हो सकते हैं, बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ सर। जी मैम जी। कि एक आदमी, अगर एवरेज एक स्टडी हुई है, एक आदमी एक दिन में कम से कम 2500 बार अपना फ़ोन या स्क्रीन को क्लिक करता है या उसको फॉरवर्ड करता है, या मतलब एक आदमी स्टडी के मुताबिक सारे दिन में हमारा जो मोबाइल है उसको स्क्रॉल करता है या कोई भी टच करता है 2500 टाइम्स एवरेज, ऑन एन एवरेज। जो प्रोफेशनल्स हैं वो 7 से 8,000 बार करते हैं। जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, आपके मेरे जैसे लोग हैं, वो कम से कम वो 1000 बार तो करते हैं, 700 से लेके 1500 बार तक करते हैं। तो एवरेज अगर हम देखें तो 2500 बार आता है। और एक बार क्लिक करने से या टैप करने से तकरीबन 0.2 मिलीग्राम से लेके 0.05 मिलीग्राम तक इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जनरेट होती है। मैम ये स्टडी तो आपकी बहुत चौंकाने वाली है। हर इंसान, एक आदमी दिन में वो स्क्रॉलिंग करता है, यूट्यूब देखता है, फोन करता है जी, 0.02 से 0.05 मिलीग्राम जी पर डे कार्बन डाइऑक्साइड मिट कर रहा है जी और व्हाट अबाउट दिस, हमारा तो 140 करोड़ की आबादी है जी। कईयों के पास तो 3-4 फोन है, हर बच्चे के पास भी आज फोन है, नौजवान के पास है, बुजुर्गों के पास है। अगर 100 करोड़ आदमी भी ये सारा कुछ आप जो बता रहे हैं फोन कर रहा है, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिट हो जाती है? सर पहली बात तो ये कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं उससे ज़्यादा होती है, स्मार्टफोन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। जो सिंपल फ़ोन है उससे कम होती है। एट द सेम टाइम जब हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब वगैरह आप देख रहे हैं, या कोई आप यूट्यूब पे कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा होती है। अगर आप सिंपल फ़ोन कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि आज आप कम से कम वीडियोस भेजो, कम से कम फ़ोटोज़ एक्सचेंज करो, जो भी आपने एक्सचेंज करना है वो टेक्स्ट फॉर्म में एक्सचेंज करो, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट होगी। दूसरा, जब आप स्मार्टफोन बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, उस टाइम पे जो एमिशंस होती हैं, दैट इज इन एडिशन टू दैट। और जब ये स्मार्टफोन आप 4-5 साल बाद, 4-5 भी मैं तो कहूँगी कि हमारी जनरेशन के लोग 4-5 साल यूज़ करते हैं। हमारे से जो छोटी जनरेशन है, जो यूथ है आजकल के, वो तो हर साल 2 साल में अपना फ़ोन चेंज कर देते हैं। तो जो वो फ़ोन चेंज करते हैं, जो फ़ोन डिस्कार्ड हो जाता है, उसकी वेस्ट मैनेजमेंट, जिससे जो वेस्ट जनरेट होता है, उसकी मैनेजमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। तो ये एक सिलसिला है जिसे मैं चाहूँगी कि इको सेंस के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर सकें कि अपने पर्यावरण के लिए, अपनी खातिर आप कम से कम स्क्रीन टाइम रखिए। आपको एंग्जाइटी भी कम होगी और आपको आपकी सेहत भी बेटर रहेगी, आपकी आंखें भी ठीक रहेंगी, और सबसे बड़ी बात ये कि पर्यावरण की तरफ आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन आप कर सकोगे।
उसके बजाय जो आज ज़रूरत है कि बच्चों की, आपने बात करी इको एंजाइटी की, तो इको एंजाइटी की बजाय अगर हम बच्चों को इको एक्शन की तरफ ले जा सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इको एक्शन क्या है? बच्चों को नेचर से जोड़ना, बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, बच्चों को ऐसे कामों से, सिर्फ बच्चे, जब मैं बच्चे कहती हूँ तो मैं यूथ इंक्लूड करके बोल रही हूँ कि उनको और कॉमन मैन को भी ऐसी एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल एक फैड मैं कहूँगी चला है, जैसे हम आगे सन बेदिंग करते थे, आजकल फॉरेस्ट बेदिंग कर रहे हैं लोग। फॉरेस्ट बेदिंग क्या है कि आप किसी जंगल में या किसी बाग में जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पे आप जाइए, 3-4 घंटे आप प्रकृति के बीच में चुपचाप बैठिए और कोई बुक मत देखिए, कोई फ़ोन मत देखिए, कुछ मत करिए, सिर्फ आप प्रकृति को एंजॉय करिए। आप पंछियों की आवाज़ सुनिए, आप हवा की आवाज़ सुनिए जो पत्तों के बीच में से निकलती है, आप नेचर के म्यूज़िक को एंजॉय करिए, आप पेड़ों को छूइए, आप ज़मीन के ऊपर बैठिए, घास के ऊपर बैठिए, अपने आप को प्रकृति से जोड़िए, मेडिटेट करिए, आपको धीरे धीरे आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू मैम, आपने तो बहुत अचंभे वाली फिगर्स हमें बताई हैं। दोस्तों, आपने देखा कि हम रोज़ बात करते हैं इंडस्ट्री का धुआं, गाड़ियों का धुआं, वेस्ट, इस सब से तो जो हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती थी, लेकिन जो हम सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बेटर है कि इसको मिनिमाइज किया जाए। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेरी। This is based on a study, recent study which I have read. हाँ, yes. मैम, जैसे आपका कोर कॉम्पिटेंसी जो है आपकी प्लांट इकोलॉजी में है जी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग या हमारे बच्चे या सभी लोग ना आजकल YouTube पे देखते हैं कि कौन सा प्लांट बाहर से आ गया है। ज़्यादातर फॉरेन की जो स्पीसीज हैं जी, वो लगाना प्रेफर कर रहे हैं, जो हमारी किक्कर, बेरियां, जामुन, जो हमारे शानदार जैसे पीपल दरख्त, इनको भूलते हैं। इवन जो फूल हैं वो देखते कि बाहर से कौन सा फूल बढ़िया है। व्हाट इज योर ओपिनियन? आपने बहुत ही सही इशू रेज किया है। ऐसे प्लांट्स जो हमारे यहाँ के नेटिव नहीं है, देखिए किसी भी एरिया में वो जो प्लांट उगते हैं उनको एक स्पेसिफिक हवा, पानी, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तभी वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। जब हम बाहर से कोई प्लांट मंगाते हैं तो क्योंकि वो उस एरिया में नहीं बिलोंग करता होता, उस एरिया में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे प्लांट्स को हम इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बोलते हैं। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जी, और ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बढ़ गई हैं इंडिया में भी। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कांग्रेस ग्रास जिसे हम कहते थे, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थीन, अच्छा, इसका जो बोटैनिकल नेम है पार्थीन। हाँ जी, तो कितनी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम थी, कितने लोगों को उससे एलर्जी हो गई थी। सांस की प्रॉब्लम उसी से आई है। सांस की प्रॉब्लम भी उससे होती थी बहुत लोगों को, खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे रोए हैं पौधे में। वो रोए जब सूखता है पौधा तो हवा में आ जाते हैं, और वो जब इनहेल करते हैं तो कई लोग जिनको बहुत एलर्जी के लिए जो प्रोन है, उनको बहुत जल्दी उससे एलर्जी होती है। तो उस प्लांट को रिमूव करने के लिए कितनी एफर्ट गवर्नमेंट को करनी पड़ी, कितना खर्चा किया। इसी तरह से एक और प्लांट है जो आपने, आई एम श्योर कि हर दर्शक ने देखा होगा, पानी के बीच में छोटे छोटे पॉन्ड्स पर एक छोटा सा प्लांट है जो भर देता है पूरे पानी को थोड़ी सी देर में, और उसकी पूरी मैट बन जाती है। और आपने देखा होगा उसमें बड़े सुंदर लाइट पर्पल मूव कलर के फ्लावर्स लगते हैं। और वो जो एक्चुअली वो प्लांट इंडिया में, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर द प्राइवेट पॉन्ड ऑफ क्वीन विक्टोरिया।
तो वो बिफोर इंडिपेंडेंस जी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का था यहाँ पे राज, उस टाइम पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया उनको था गिफ्ट में लाए होंगे बोलो जी। और वो उसका, क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर कोई नहीं था, उस पौधे को की ग्रोथ को, किसी भी प्लांट की ग्रोथ को उसका नेचुरल प्रेडेटर रोकता है, ताकि वो इतना ज्यादा ना फैले कि वो बाकी प्लांट्स को ओवर पावर कर जाए। तो उसका नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से उस प्लांट की इतनी ग्रोथ हुई कि एक टाइम आ गया है अब जब हमारे सारे नदी, नाले, तालाब सब कुछ वाटर हाइसिंथ से भर जाते हैं। नो, इट इज एवरीवेयर इन इंडिया। इट इज एवरीवेयर इन इंडिया, इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। और वो पानी के साथ ही आता है, वो बहुत जल्दी बढ़ता है। गवर्नमेंट ने बहुत तरह की एफर्ट्स करी हैं, बहुत पैसा खर्च किया है उसको रिमूव करने में। रिमूव तो वो अभी भी नहीं हो सका, पर उसकी पॉपुलेशन थोड़ी घटी है। इस तरह के वीविल्स हैं, वीविल्स आर स्मॉल इंसेक्ट्स जो उसकी स्टेम को खाते हैं। तो उस तरह के वीविल्स को बाहर से इंपोर्ट करके लाना पड़ा ताकि उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो उन वीविल्स का क्या असर पड़ा, कौन से प्लांट्स पे उनका असर पड़ा, वो भी एक अलग सेपरेट इशू है। तो इसीलिए इस तरह के प्लांट्स की अनइनहिबिटेड इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन लॉज बनाई हुई हैं, और वो क्वारंटाइन लॉज से हर उसको किसी भी नए प्लांट की सीड को पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है उसको, अगर आपने अपने कंट्री में लगाना है। तो सबसे अच्छा तो जो यही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल पौधे हैं जो चलते हैं, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, एवरीथिंग, ऑल टाइप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, वो जो हमारे ट्रेडिशनल हैं उनको ही हम लगाएं। वेरी गुड मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। जितनी आज आप तक की हमारी ये चर्चा चल रही है जी, ये अल्टीमेट हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर ही गोल है ना जी। जी और सस्टेनेबिलिटी वर्ड एक ऐसा है कि हर इंसान की जुबान पे है सस्टेनेबिलिटी जी। नेचुरली तो हम सोचते हैं कि बड़ी सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल काम, सस्टेनेबल हैबिट्स, वो क्या है? वो यही है कि हम वही काम करें जो आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। बिल्कुल, आने वाला समाज हो, इसलिए पोल्यूशन कम करें, अच्छे से अच्छे पौधे लगवाएं, खाना पीना भी वैसा ही रखें, और नए जो इजाद कर रहे हैं, हम मार्केट में जाते हैं, जो भी हम डेली लाइफ में काम करते हैं वही करें जिससे सस्टेनेबिलिटी बने जी। लेकिन क्या सस्टेनेबिलिटी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ ही सस्टेनेबिलिटी है या इसके कोई और पिलर्स भी हैं और पहलू भी हैं? जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला। आपने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करी। हम ज़्यादा हमारे पॉडकास्ट में एनवायरनमेंट से जी जी सस्टेनेबिलिटी पे जोर दे रहे हैं, पर जब हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि इसके 3 पिलर्स हैं, और जब तक वो 3 पिलर्स आपस में एक बैलेंस में नहीं रहेंगे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसके जो 2 और पिलर्स हैं, एक है सोशल सस्टेनेबिलिटी विच इज सोशल सस्टेनेबिलिटी, सोसाइटी की है, सोसाइटल सस्टेनेबिलिटी विच इज बेसिकली कि हम अपनी सोसाइटी को इतना सस्टेनेबल बनाएं जिसमें कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, हर किसी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वो सोशल सस्टेनेबिलिटी है। और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी यानी कि हम आर्थिक सस्टेनेबिलिटी, जहाँ के हम उन चीज़ों पे उन प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाएं जिससे कि एनवायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। फॉर एग्जांपल ग्रीन इकोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंडस्ट्री है, वो इम्पोर्टेंट है, और रिसाइकलिंग इम्पोर्टेंट है, और सर्कुलर इकोनॉमी प्राइमरीली होती है कि जो किसी चीज़ का वेस्ट है वो किसी और चीज़ का रिसोर्स बन जाए और उसको हम यूज़ कर सके, रिसाइकल कर सके, रीप्रोसेस कर सके। सो बिकॉज देयर इज इन द एनवायरनमेंट देयर इज नथिंग एज वेस्ट। व्हाट इज वेस्ट फॉर समबडी
can be a very important resource for somebody else. After recycling. After, of course. course. That is how it gets Okay, recycled. So sustainability की जो परिभाषा आपने बताई वो तभी पॉसिबल है अचीव करना अगर हम इन 3 पिलर्स का बैलेंस बना के रखें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेन तौर पे जो लास्ट में हमारी बात हुई वो सस्टेनेबिलिटी पे हुई, इस सोसाइटी पे भी हुई, इससे पहले इकोलॉजी पे भी हुई, एनवायरनमेंट पे भी हुई। यही है हमारा एक पॉडकास्ट, इको सेंस, साइंस, सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इको सेंस को साइंस की मदद से कैसे स्टडी करें और सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए ये दोनों साइंस और सोसाइटी कैसे मिलकर काम करें। आज तो मैम आपने हमारे एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी भी जोड़ दी। थैंक यू वेरी मच। और आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और आई एम श्योर कि जो हमारे दर्शक हैं दे विल ग्रो वाइजर। नंबर ऑफ थिंग्स आपने नई ऐड करी और बहुत बढ़िया आपने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। जो आपने बायोडाइवर्सिटी ऑफसेटिंग की बात करी, जो पेड़ पौधे तो कम से कम वही लगाएं जो ट्रेडिशन चल रहे हैं, अपने खाना, अपने प्लास्टिक, एवरी पहलू पे टॉपिक पे आपने बात करी। आई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू विद एन ब्यूटीफुल इको सेंस। और नेक्स्ट टाइम हमारे एक और बढ़िया एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक नेक्स्ट फ्राइडे तक हमें आज्ञा दें। और एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।